मॉडर्न फिज़िक्स की एक और यूनिट, हमारी बहुत बड़ी यूनिट स्टार्ट हो रही है। इस चैप्टर में हमें कुछ गिने चुने चैप्टर पढ़ने हैं इस यूनिट में। सबसे पहले आता है एटम्स। केमिस्ट्री में एटम्स पढ़ा होगा, केमिस्ट्री वाला नहीं है इसमें, बिल्कुल केमिस्ट्री का बिल्कुल थोड़ा सा आएगा, बाकी सारा फिज़िक्स एटॉमिक फिज़िक्स है, बिल्कुल अलग केमिस्ट्री से। केमिस्ट्री में आप बोर होते होगे एटम से, इसमें ऐसा नहीं है, ये इंटरेस्टिंग है काफ़ी। इसमें लग जाएंगे हमें 4 से 5 लेक्चर लग जाएंगे हमें इसमें, ठीक है। इसके बाद आएगा हमारे पास डुअल नेचर एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये 2 से 3 लेक्चर का टॉपिक है। फिर हमारा चैप्टर आएगा एक्सरेज, ये 1 या 2 लेक्चर का टॉपिक है। फिर हमारी आएगी न्यूक्लियर फिजिक्स, ये इसमें 3, 4 से 5 लेक्चर लग जाएंगे। फिर इसमें आता है सेमीकंडक्टर डिवाइस, वैसे ही इसका पार्ट तो नहीं है, फिर भी हम इसमें ये पढ़ लेंगे, ठीक है। तो हम शुरुआत करने जा रहे हैं पहले चैप्टर एटम से। एटम्स की शुरुआत किसने करी थी? जे थॉमसन वगैरह ने, बट हम शुरुआत करेंगे रदरफोर्ड से, क्योंकि इसका मॉडल पहली बार इसका ऐसा मॉडल था जो कि मतलब तारीफ़ करने लायक था तब के टाइम में। मतलब इसके मॉडल ने कुछ काफ़ी अच्छी बातें सामने लाई थी। तो इस मॉडल को क्या कहते हैं, एक बार इसका ओवरव्यू ले लेते हैं। रदरफोर्ड मॉडल रदरफोर्ड ने निकाला था। तो इन 1911 रदरफोर्ड कैरिड आउट एन एक्सपेरिमेंट बाय बोम्बार्डिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल ऑन थिन गोल्ड शीट। आपने 9th क्लास से इस रदरफोर्ड मॉडल का वो किया। इसने क्या किया था, एक गोल्ड फॉइल ली थी, यहाँ से एक रेडिएटर में रेडियो एक्टिव एलिमेंट था, वहाँ से इसने अल्फ़ा पार्टिकल्स स्कैटर करवाए थे गोल्ड थिन फॉइल पर। अल्फ़ा पार्टिकल मतलब हीलियम +2 आयन, हीलियम डबल+ आयन, इसे हम अल्फ़ा पार्टिकल कहते हैं। इसने बम्बार्डिंग कराई अल्फ़ा पार्टिकल की एक रेडिएटर से काफ़ी स्पीड के साथ, काफ़ी ज़्यादा स्पीड के साथ। और किस पे बम्बार्डिंग कराई? थिन गोल्ड फिल्म पर बम्बार्डिंग कराई। ही ऑब्जर्व्ड, उसने क्या देखा? मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स क्रॉसेस थ्रू द एटम विदाउट एनी डेविएशन। मतलब काफ़ी सारे, जो ये मान लो ये गोल्ड फॉइल है, ये हमारा रेडियो एक्टिव है, जहाँ से अल्फा पार्टिकल्स ऐसे ऐसे आ रहे हैं, जो 2 सेकंड में साफ, ये ऐसे है, ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। काफ़ी सारे जो अल्फा पार्टिकल्स हैं, ये इसको क्रॉस कर रहे हैं, मतलब कोई डेविएशन नहीं हो रहा, बिल्कुल ऐसे आर पार जा रहे हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे जा रहे हैं, मतलब इनके बीच में कोई भी वो नहीं है। अब अगला ऑब्जर्वेशन इसने क्या देखा? सम आर डिफ्लेक्टेड थ्रू लार्ज एंगल एंड सम आर डिफ्लेक्टेड विद स्मॉल एंगल। इसने देखा कि कुछ तो स्मॉल एंगल से ऐसे डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, कुछ ऐसे लार्ज एंगल से डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, ऐसे, मतलब जैसे ये टकराने जा रहे हैं, कुछ हो रहे स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट, कुछ हो रहे लार्ज एंगल से डिफ्लेक्ट। इसने ये भी नोटिस किया। एंड वेरी फ्यू वर कम बैक, तो कुछ अल्फा पार्टिकल ऐसे गए थे और ऐसे के ऐसे आ गए, ये ऐसे गए थे, ये ऐसे गए, ये ऐसे गए, ये सीधे गए, ये सीधे गए, ये सीधे गए। तो इसने मेनली 3 बात नोट करी। मोस्टली तो पास कर गए, कुछ स्मॉल एंगल के साथ डिफ्लेक्ट हो गए, कुछ लार्ज एंगल के साथ डिफ्लेक्ट हो गए। इसने ये कुछ बातें नोटिस करी। इन बातों को नोटिस करके उसने क्या कंक्लूड किया, मतलब इसने क्या वो किया, मतलब इसने क्या पता लगा इन बातों के नोटिस करने की वजह से? इसने सोचा मोस्ट ऑफ द स्पेसेस इन एटम इज वैकेंट। जब हमने अल्फा पार्टिकल स्कैटर करे तो मोस्टली तो पास कर गए, मतलब इसने सोचा जो मोस्टली स्पेस है जो एटम में, वो क्या है? खाली है, वैकेंट है। हेंस अल्फा पार्टिकल्स क्रॉसेस विदाउट एनी डेविएशन। इसलिए जो अल्फा पार्टिकल थे वो कोई भी डेविएशन के बिना इसको क्रॉस कर गए। बात समझ में आई? एंड अगली बात इसने क्या नोट करी? द सेंट्रल ऑफ एन एटम हैविंग पॉजिटिवली चार्ज बॉडी नोन एज न्यूक्लियस। हेंस अल्फा पार्टिकल्स विच इज ऑलरेडी, 2 सेकंड टर्न करते पेज, विच इज ऑलरेडी, टाइम खत्म होने दो, विच इज ऑलरेडी पॉजिटिवली चार्ज बॉडी डिफ्लेक्ट थ्रू एन एंगल। इसका मतलब ये है कि इसने सोचा जो डिफ्लेक्शन हुई है ना हमारे अल्फा पार्टिकल्स के बीच में, ये कुछ
फॉयल के बीच में एक सेंटर है, वो एक पॉजिटिवली चार्ज सेंटर है जिसने आगे पता चला कि ये न्यूक्लियस है। मतलब डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस किसके एक्सपेरिमेंट की वजह से हुई? रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट की वजह से। ये जो डेविएशंस हो रहे हैं ना, क्योंकि अल्फा पार्टिकल भी हमारा पॉजिटिवली चार्ज है, ये भी पॉजिटिवली चार्ज है, जब पॉजिटिव पॉजिटिव होंगे तब तो रिपल्शन होगा। तो जो हमारी रिपल्शन स्मॉल एंगल लार्ज एंगल की वजह से हो रही है वो किस कारण हो रही है? इसने कंक्लूड किया कि इस पूरे एटम के सेंटर पे एक बहुत हेविली चार्ज पॉजिटिवली न्यूक्लियस बैठा है जिस कारण रिपल्शन हो रही है। अब एक सवाल आएगा कि ये क्यों नहीं हिल रहा, अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट क्यों हो रहे हैं? क्योंकि न्यूक्लियस इससे कई गुना ज़्यादा पॉजिटिवली चार्ज है। जो चार्ज जितना पावरफुल होगा उसका इफेक्ट ज़्यादा होगा। इलेक्ट्रोस्टैट्स में पढ़ा हमने, जिसका मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ज़्यादा होगा वो ज़्यादा अपना बिहेवियर शो करेगा रिपल्शन और अट्रैक्शन का, इसलिए अल्फा पार्टिकल्स डेविएट हो गए। नेक्स्ट हमारा क्या पॉइंट है? ओवरऑल मास ऑफ एन एटम इज सिचुएटेड इनटू द न्यूक्लियस, हेंस अल्फा पार्टिकल्स ऑन थ्रोबैक। वही बात बताई मैंने कि अल्फा पार्टिकल्स थ्रोबैक हुए क्योंकि इस एटम का सारा मास एक सेंटर पे सिचुएटेड है। जो हमारा एक एटम है गोल्ड का, उसका सारा मास एक सेंटर पे सिचुएटेड है जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं, इसलिए ये ज़्यादा पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, इसलिए अल्फा पार्टिकल्स हमारे डिफ्लेक्ट हो गए। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस ऑन वेरियस पॉसिबल पाथ एंड ड्यूरिंग इट्स रेवोल्यूशन इट कंटिन्यूसली एमिट्स रेडिएशन। इस पॉइंट की वजह से रदरफोर्ड की थ्योरी फेल हुई थी। ये कह रहा था जो न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन है ना, वो कोई भी पॉसिबल पाथ पे रिवॉल्व कर सकते हैं, उनके पास कोई फिक्स पाथ है ही नहीं, ये कोई भी पाथ पे रिवोल्यूशन कर सकते हैं, और जब जब वो रिवॉल्व कर रहे हैं वो रेडिएशन से एमिट कर रहे हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? वो कंटिन्यूसली मूव किए जा रहे हैं। एक ऐसा समय आएगा कि वो धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते न्यूक्लियस में फॉल कर जाएगा, पूरा एटम डिस्ट्रॉय हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। बिकॉज वी हैव स्टडीड एटम इज स्टेबल, एटम हमारा स्टेबल होता है। अगर इस पॉइंट के हिसाब से चले तो ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए इस पॉइंट को इसका ड्रॉबैक कहा गया और इससे रदरफोर्ड की एटॉमिक थ्योरी फेल हो गई। बट थ्योरी हो गई फेल, बट हमारे एग्जाम में थ्योरी के ऊपर क्वेश्चंस आ गया। जेईई एडवांस की पहली पसंद डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, ये आपने केमिस्ट्री एटॉमिक स्ट्रक्चर में बिल्कुल हल्का पढ़ा होगा, यहाँ भी पढ़ना है। अब ये डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या बीमारी है, आओ इस बीमारी को समझाता हूँ। 2 सेकंड बोर्ड मिटा देता हूँ। ये बीमारी क्या है? डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। मान लो ये हमारे अल्फा पार्टिकल्स आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं? इन्फिनिटी से, बहुत दूर से आ रहे हैं, बहुत हाई स्पीड से आ रहे हैं। और ये हमारा क्या है हमारे प्रोटॉन है। एक सेकेंड मैं बना देता हूँ। ये हमारा प्रोटॉन है जिस पे चार्ज क्या है? Z। कोई भी एटॉमिक नंबर होगा उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसमें, पता है, उतने ही प्रोटॉन होते हैं, तो प्लस Z हो जाएगा इसका चार्ज। ये हमारा क्या है? न्यूक्लियस। अब हमारे जो अल्फा पार्टिकल है वो इन्फिनिटी से आ रहे हैं, उनकी कोई वेलोसिटी होगी, क्या होगी? वी मैक्स वेलोसिटी से आएंगे, अपनी मैक्सिमम वेलोसिटी से। एक सेकेंड में आपको बताऊंगा ये क्या हो रहा है। तो अब क्या होगा, जो हमारा यहाँ से अल्फा पार्टिकल बहुत हाई वेलोसिटी से आएगा, धीरे धीरे वो हमारा न्यूक्लियस को अप्रोच करेगा। अब ये भी पॉजिटिव है भाई, ये भी पॉजिटिव है, तो धीरे धीरे इन पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन लगेगी। इसकी वजह से इसकी हमारी काइनेटिक एनर्जी धीरे धीरे कम होगी और पोटेंशियल एनर्जी बढ़ने लग जाएगी। अब आपको एक बात पहले बता दूं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो क्या होती है? K Q1 Q2। ये हमारी क्या होती है? पोटेंशियल अपॉन R। ये हमारी पोटेंशियल एनर्जी होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, चार्जेस की पोटेंशियल एनर्जी। तो अब ये अल्फा पार्टिकल बहुत हाई स्पीड से आ रहा था, न्यूक्लियस को अप्रोच करता, ये भी पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है। यहाँ इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या थी? मैक्स थी, मैक्सिमम थी, और पोटेंशियल एनर्जी क्या थी? लगभग मिनिमम या 0 थी। अब ऐसा एक पॉइंट आएगा जब इसकी काइनेटिक एनर्जी इसके पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो जाएगी, एंड इस पॉइंट पे जो ये डिस्टेंस होगा R0,
इसी को हम क्या देते हैं, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। इसी डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, क्लोजेस्ट अप्रोच का डिस्टेंस। जब इस अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी जिस पॉइंट पे बराबर होगी, वहाँ से लेके न्यूक्लियस तक की दूरी जिसे हम आर नोट कहते हैं, वही होगा इसका डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। इसी डिस्टेंस को हम कहेंगे क्लोजेस्ट अप्रोच। यहाँ जब ये अल्फा पार्टिकल इस डिस्टेंस तक पहुँचेगा तब इस पे इसका फोर्स, चलो इस बात को छोड़ो, बस इतना ध्यान रखो, ये है हमारा डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच आर नोट। अब इसको निकालने का फॉर्मूला होता है, अब देखो पोटेंशियल एनर्जी मैंने आपको क्या बताया था, क्या थी, P बराबर के Q1 Q2 अपॉन आर, और काइनेटिक एनर्जी क्या होती है हमारी, हाफ mv²। अब यहाँ पे मास किसका लेंगे, अल्फा पार्टिकल का मास लेंगे, क्योंकि ये मूव कर रहा है। तो इस पॉइंट पे मैंने क्या बताया, काइनेटिक एनर्जी बराबर पोटेंशियल एनर्जी, इसको बराबर रख दो, तो क्या आएगा, mv²/2 बराबर के Q1 Q2 अपॉन आर। Q1 क्या है, प्लस इलेक्ट्रॉन, और अल्फा पार्टिकल पे कितने इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, +2e का, क्योंकि हीलियम डबल प्लस होता है। तो Q1 की जगह रख दो 2e, Q2 की जगह रख दो Ze। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, mv²/2 बराबर के 2e इंटू Ze अपॉन आर। ये आ जाएगा mv²/2, ये आर नोट है सॉरी, क्योंकि ये डिस्टेंस हमने आर नोट मान लेना, बराबर के 2 के Ze और e और इंटू ई स्क्वायर हो जाएगा, 2 के Ze² अपॉन आर नोट। यहाँ से आर नोट की वैल्यू क्या आई, आर नोट की वैल्यू आ गई हमारे पास, 2 सेकेंड, यहाँ आर नोट की वैल्यू आई 4 के Ze² अपॉन mv²। ये आ गया हमारा डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। अब ये छोटे मोटे नीट जेईई मेंस के एग्जाम इस पे कैलकुलेशन तो नहीं करवाएंगे, आपसे ऐसे पूछ लेंगे कि आर नोट प्रोपोर्शनल टू 1/m। ये जेईई मेन का सवाल रह चुका है, कई बार पूछा जेईई मेन ने कि ये रिलेशन है या नहीं है, इसी पे सवाल पूछ ले कि आर नोट को मैंने 2 टाइम्स बढ़ा दिया, मास क्या होगा, ऐसे वगैरह वगैरह। तो ये आपको ये इससे याद रखना है। के हमारा क्या होता है, के की वैल्यू इलेक्ट्रोस्टैट में पड़ी है 9 × 10⁹, इसे हम लिख सकते हैं 1/4πε0। के की वैल्यू यही होती है। Z हमारा एटॉमिक नंबर, E मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज, उसका स्क्वायर, मास मतलब मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, V मतलब वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल। आर नोट क्या हो गया हमारा, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। अब जेईई ने इससे एक बार सवाल पूछा, वो जेईई एडवांस है, वो फॉर्मूला बेस्ड सवाल तो पूछेगा नहीं, बच्चा तो है नहीं, तो आप सवाल पढ़ते क्या कहते हैं। जेईई एडवांस 2012 का सवाल, क्वेश्चन कह रहा है ए प्रोटॉन इज फिक्स्ड फ्रॉम ए फार अवे टुवर्ड्स द न्यूक्लियस विद ए चार्ज 120 E। देखो इसमें पूरा चार्ज ही बदल दिया। इट मेक्स क्लोजेस्ट अप्रोच 10 फर्मी। अब फर्मी क्या होता है एक बार जान लो, 1 फर्मी इक्वल्स टू 10⁻⁻15 मीटर, बस ये फर्मी होता है, इसकी नई यूनिट आ गई देख लो। टू द न्यूक्लियस द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ द प्रोटॉन, देखो कहाँ पहुँचा दिया सवाल को, डी ब्रोगली पे, फॉर्मूला नहीं छोड़ा, 4 के Ze² अपॉन mv², डिस्टेंस आर नोट बराबर, ये नहीं किया, इसे डी ब्रोगली वेवलेंथ पे ले गया। अब जिसको ये डी ब्रोगली वेवलेंथ नहीं बताए कैसे करेगा बेचारा। तो आपने इतनी तो केमिस्ट्री पढ़ी होगी कि डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होता है, h अपॉन मोमेंटम, h/p, इसे हम लिख सकते हैं h अपॉन √2m/ke काइनेटिक एनर्जी, मास √2, इसे हम लिख सकते हैं h अपॉन 2m/q और इलेक्ट्रॉन वोल्ट eV अंडर द रूट। ये होता है हमारा डी ब्रोगली वेवलेंथ के कुछ फॉर्मूले। तो इसने क्या कहा, इसने डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच 10 फर्मी दे दिया और डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन पूछ लिया। तो हम क्या करेंगे, के की वैल्यू ये है, काइनेटिक एनर्जी P है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, अभी फॉर्मूला बताया, के Q1 Q2 अपॉन आर। के Q1 क्या है हमारा, इलेक्ट्रॉन ही है, एंड प्रोटॉन मतलब एक ही चार्ज E इंटू, इन्होंने न्यूक्लियस कितना चार्ज दे रखा है 120 इंटू 120 अपॉन आर नोट।
के 120 के ई स्क्वायर अपॉन आर नोट की क्या वैल्यू दे रखी है? 10 फर्मी। तो हमारी काइनेटिक एनर्जी आ गई। मास ऑफ प्रोटॉन हमें पता है 5/3 इंटू 10⁻⁻27 kg। वही इसे सोल्व करो 1.33 1.66। वही अब हम ये वाला फॉर्मूला उठाएंगे। हमारे पास काइनेटिक एनर्जी है, मास है और एच प्लैंक कांस्टेंट हमें पता ही है। तो लैम्डा बराबर h/√2m/ke। इसकी वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में, इसकी हमें पता है, इसकी हमें निकाल ली। यहाँ पे सब पुट करके लैम्डा की वैल्यू आ जाए। जेई एडवांस ने इस फॉर्मूले को यूज़ नहीं किया, डायरेक्टली इस फॉर्मूले से क्वेश्चन नहीं पूछा कि आर नॉट बराबर 4kZe²/mv²। इससे क्वेश्चन नहीं पूछा, इसने तो डी ब्रोगली वेवलेंथ पे ले गया, बिकॉज जेई एडवांस है, बच्चों वाले सवाल नहीं पूछेगा। अब नेक्स्ट टॉपिक हम अगली वीडियो में करेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे नंबर ऑफ स्कैटर्ड अल्फा पार्टिकल्स एंड नील्स बोर थ्योरी। ये नील्स बोर थ्योरी पूरे चैप्टर में जिसे ये थ्योरी समझ में आई उसी से सम बनेंगे, क्योंकि इस थ्योरी को समझने से हमारा कंसेप्ट क्लियर होगा। पूरे चैप्टर में फॉर्मूला एक दूसरे में बदलते रहेंगे। अगर फॉर्मूला रटोगे तो सवाल मुश्किल है बनना। जिसको थ्योरी क्लियर है वो बना देगा सवाल। बस थ्योरी क्लियर कर रखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, बहुत डिटेल थ्योरी है।